Hey everyone, welcome to Storybeat. Let's talk about a very famous Egyptian queen, Cleopatra the Seventh. वो इतनी स्पेशल क्यों है? The reason is कि वो टॉलमी किंगडम की लास्ट रूलर थी and her reign has been one of its kind. So साल था 69 BC का, जगह अलेक्जेंड्रिया. No one knows the exact date, but उसी साल के स्टार्ट में क्लियोपेट्रा द सेवेंथ was born. उसके फादर का नाम था टॉलमी द 12th, इवन उसे ऑलिटस के नाम से भी जाना जाता था, एंड उसकी मदर का नाम था क्लियोपेट्रा द 5th. क्लियोपेट्रा के जन्म के बाद ही उसकी मदर अचानक से गायब हो गई. तो बचपन से ही क्लियोपेट्रा अपने फादर के साथ रहती थी. वो एक काफी इंटेलिजेंट क्वीन थी. उसने 7 to 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखा था, एंड उसने फिलोसफी की भी पढ़ाई की थी, एंड साथ में रिटोरिक के बारे में भी शी हैड नॉलेज. रिटोरिक के साथ साथ शी लर्न ओरेटरी. ओरेटरी इज द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड रिटोरिक में पर्सन लिखना एंड बोलने का तरीका सीखता है जिससे वो सामने वाले को अपने वर्ड से इन्फ्लुएंस कर सकता है. एंड क्लियोपेट्रा द सेवेंथ के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है. उसकी ये नॉलेज के चलते आगे जाके काफी किंग्स उसके बोलने एंड खुद को कैरी करने के तरीके के दीवाने हुए. क्लियोपेट्रा के 5 सिबलिंग्स थे. 2 बहनें जो उससे बड़ी थी जिनका नाम था क्लियोपेट्रा द 6th एंड बेरनिस द 4th. फिर 3 सिबलिंग्स और थे उसके जो उससे छोटे थे, टॉलमी द 13th, टॉलमी द 14th एंड आर्सिनो द 4th. जब क्लियोपेट्रा काफी छोटी थी तब उसके फादर को इजिप्ट से एक्साइल कर दिया था, यानी कि किंगडम से निष्कासित किया था. उसके फादर उसको लेके इजिप्ट से दूर चले गए थे, एंड वो भी उसकी 2 बेटियों ने उसके साथ ये किया था, क्लियोपेट्रा द 6th एंड बर्निस द 4th ने. ये 2 क्वींस साथ में इजिप्ट पे रूल कर रही थी, एंड उन्होंने अपने फादर को भगा दिया था. पर बाद में क्या हुआ कि 57 BC के सालों में क्लियोपेट्रा द 6th की अचानक से मौत हो गई. कहा जाता है कि उसे मार दिया गया था, पर उसके जाने के बाद टॉलमी ने डिसाइड किया कि अभी क्योंकि उसकी बेटी बर्निस अकेली रूल कर रही है इजिप्ट पे, तो वो वापस जाएंगे एंड खुद किंग बनेंगे. एंड टॉलमी ने वही किया. वो इजिप्ट गया एंड उसने उसकी ही बेटी बर्निस को मार दिया तख्त हासिल करने के चक्कर में. उस समय टॉलमी किंगडम के किंग्स एंड क्वींस मशहूर थे इसी वजह से, क्योंकि तख्त के लिए वो किसे भी मार देते. इसके बाद जब टॉलमी किंग बन गए तो उन्होंने अपनी बेटी क्लियोपेट्रा द 7th एंड दूसरे बच्चों को अपने साथ वापस इजिप्ट लाया, एंड यहाँ से क्लियोपेट्रा इजिप्ट के महलों में रहने लगी, जो काफी लग्जरियस था. वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, ये इजिप्ट वापस आने के बाद उसे समझा. एंड ऊपर से उस वक्त के लोगों के हिसाब से क्लियोपेट्रा एक काफी सुंदर लेडी थी. शी वॉज मेस्मराइजिंग टू लुक एट. सब अच्छा चल रहा था, बट फिर आया साल 51 BC का, एंड क्लियोपेट्रा के फादर पास्ड अवे. तब क्लियोपेट्रा सिर्फ 17 साल की थी, एंड फादर के गुजर जाने के बाद तख्त उसे दिया गया. वो बनी क्वीन. एंड तभी के ट्रेडिशन के हिसाब से क्लियोपेट्रा को एक को रूलर चाहिए था, एंड इस वजह से शी मैरिड हर ब्रदर टॉलमी द 13th. तब टॉलमी द 13th सिर्फ 13 साल के थे. दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रूल कर रहे थे इजिप्ट पे, बट मोस्टली पॉलिटिकल डिसीजंस क्लियोपेट्रा ही लेती थी. उसका प्लान था कि वो रोमन किंग्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाए, सो दैट आगे जाके अगर इजिप्ट में सिविल वॉर होता है तो रोमन एम्पायर उनका साथ देगा. जो भी बाहर के देश के किंग्स आते थे ना, वो क्लियोपेट्रा को देख के प्रभावित हो जाते थे. एंड क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग थी तो क्लियोपेट्रा इजिप्ट पे अकेले रूल करना चाहती थी. वो अपने हस्बैंड को ये इक्वेशन से निकालना चाहती थी. और ये बात जब उसके हस्बैंड टॉलमी द 13 को समझी तो वो गया अपने मेंटर एंड एडवाइजर्स के पास, जिसके बाद सबने मिलकर क्लियोपेट्रा को तख्त से हटा दिया, ये बोल के कि क्लियोपेट्रा रोमन्स के साथ मिलकर खुद के ही देश को धोखा दे रही है. तो इस तरह धोखाधड़ी का आरोप लगा के उसे एक्साइल कर दिया गया. उसे निकालने के बाद टॉलमी द 13th ने क्लियोपेट्रा की छोटी बहन आर्सिनो को क्वीन बना दिया. एंड उसी साल यानी कि 48 BC में एक्साइल होने के बाद क्लियोपेट्रा सीरिया पहुंची, एंड वहां अपनी आर्मी बनाना उसने शुरू किया. वो उसके पिता की तरह काफी पैशनेट थी. उसे अपना इजिप्ट वापस चाहिए था, एंड इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी. एंड क्योंकि क्लियोपेट्रा के रिलेशंस रोम के किंग्स के साथ काफी अच्छे थे तो वो उनसे बात करने लगी. एंड तभी उसकी मुलाकात जूलियस सीजर से हुई. क्लियोपेट्रा को देख के ही जूलियस वेंट क्रेजी. उसकी सुंदरता, उसका बात करने का तरीका, उसका फ्लॉलेस पॉस्चर, उसकी इंटेलिजेंस, ये सब ने जूलियस को क्लियोपेट्रा की ओर आकर्षित किया. जब दोनों मिले तब जूलियस 52 इयर्स के थे एंड शादीशुदा थे, एंड क्लियोपेट्रा 21 इयर्स की थी. जूलियस को लगा कि क्लियोपेट्रा भी उससे प्यार करती है, पर क्लियोपेट्रा की तरफ से ये प्यार नहीं था, पर वो उसे फंसा रही थी. जो उसने बचपन में रेटोरिक एंड ओरेटरी के लेसन्स के दौरान सीखा था, वही यूज करके जूलियस को वो उसके प्यार में फंसा रही थी, क्योंकि उसे इजिप्ट वापस चाहिए था, एंड ये रोमन आर्मी के साथ के बिना नहीं हो पाता. एंड जूलियस इतने प्यार में था कि क्लियोपेट्रा के कहने पे उसने क्लियोपेट्रा के एक्स हस्बैंड टॉलमी द 13 पे हमला कर दिया. तो साल था 47 BC का. एक तरफ रोमन इजिप्शियन आर्मी थी जिसे क्लियोपेट्रा एंड जूलियस साथ में लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ टॉलमी द 13 एंड आर्सिनो की आर्मी थी. दोनों में बैटल हुआ जिसको बाद में नाम दिया गया बैटल ऑफ द नाइल. इस बैटल में क्लियोपेट्रा एंड जूलियस जीत गए, एंड टॉलमी द 13 की मौत हो गई. वो बैटल के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, एंड नाइल रिवर क्रॉस करते वक्त वो डूब गया, जिसके बाद थ्रोन मिला क्लियोपेट्रा को और वो फिर से बनी इजिप्ट की क्वीन. क्वीन बनने के बाद उसने उसकी बहन आर्सिनो को भी एक्साइल कर दिया. तो इस तरह जूलियस ने अपने लवर की ख्वाहिश पूरी कर दी, पर इजिप्ट की प्रथा के अनुसार क्लियोपेट्रा को एक को रूलर चाहिए था.
वो अपने लवर जूलियस से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो शादीशुदा था एंड अभी क्लियोपेट्रा का एक ही सिबलिंग बचा था जो उसका साथ दे सकता था और वो था टॉलमी द 14 एंड उसको उसने को रूलर घोषित कर दिया। पर क्लियोपेट्रा एंड जूलियस ने इसके बाद भी अपना प्राइवेट अफेयर कंटिन्यू रखा। फिर आया साल 23 जून 47 BC का। क्लियोपेट्रा ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सिजेरियन। तो ये बच्चा क्लियोपेट्रा के लवर जूलियस का था। जूलियस को ये पता था पर उसने कभी सिजेरियन को अपनाया नहीं क्योंकि वो नाजायज था एंड इस वजह से वो उसे रोम का किंग घोषित नहीं कर सकता था। पर क्लियोपेट्रा काफी आकांक्षी थी, खुद को वो इजिप्ट का क्वीन बना चुकी थी एंड उसे चाहिए था कि उसका बेटा बने रोम का किंग। इस वजह से वो रोम गई अपने बच्चे को लेके एंड जूलियस के साथ रहने लगी। कई बार क्लियोपेट्रा ने ये प्रूव करने की कोशिश की किंगडम में कि सिजेरियन जूलियस का ही बेटा है, पर जूलियस ने ये बात को कभी रोम में एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही वो अपनी पहली वाइफ को छोड़ के क्लियोपेट्रा से शादी करना चाहता था। जब क्लियोपेट्रा को ये रियलाइज हुआ कि जूलियस उससे शादी नहीं करेगा तो उसने अपने भाई टॉलमी द 14 से ही शादी कर ली। स्टिल उसने जूलियस के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू रखा एंड कुछ समय तक वो रोम में ही रही। फिर 15 मार्च 44 BC का साल आया एंड जूलियस के जो सेनेटर्स थे वो उससे नाराज थे एंड वो उसे एज किंग देखना नहीं चाहते थे एंड इसी चक्कर में उन्होंने उसे 23 टाइम्स स्टैब करके मार डाला। जिसके बाद क्लियोपेट्रा को लगा कि अभी शायद उसका बेटा रोम का राजा बन सकता है क्योंकि जूलियस को उसके शादी से एक भी बच्चा नहीं हुआ था। तो जूलियस के मरने के बाद 3 लोग तख्त को हासिल करने के लाइन में आ गए। पहले क्लियोपेट्रा का बेटा सिजेरियन, फिर दूसरा रोम का जनरल मार्क एंटनी एंड तीसरा ऑक्टेवियन जिसे जूलियस ने बच्चा ना होने की वजह से अडॉप्ट किया था। अल्टीमेटली रोम का तख्त ऑक्टेवियन के पास गया एंड मार्क एंटनी को रोमन एम्पायर का ईस्टर्न प्रोविंस संभालने के लिए दिया गया। ये सब में क्लियोपेट्रा के बच्चे को कुछ नहीं मिला। फिर क्लियोपेट्रा 44 BC में इजिप्ट वापस चली गई। वहां जाके वो अपने हस्बैंड टॉलमी द 14 से मिली एंड कहा जाता है कि उसने उसे पॉइजन दे के मार दिया। क्लियोपेट्रा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके बेटे सिजेरियन को रोम तो नहीं मिला था पर वो चाहती थी उसे इजिप्ट मिले। हस्बैंड के मरने के बाद उसने अपने बेटे सिजेरियन को रूलर घोषित कर दिया। इसी अफरा तफरी के दौरान मार्क एंटनी ने क्लियोपेट्रा को ईस्टर्न प्रोविंस में हाजिर होने के लिए कहा क्योंकि उसे जानना था कि क्या क्लियोपेट्रा ने रोम में जब वो रह रही थी तब उसके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग किया था। क्लियोपेट्रा को यह पता था कि जूलियस के जाने के बाद वो अकेली पड़ गई है एंड अगर मार्क को मिलने के बाद मार्क को लगा कि वो एक थ्रेट है तो उसे मार भी डाला जा सकता है। इसलिए उसने मार्क एंटनी को सिड्यूस करने का प्लान बनाया एंड वो एक काफी ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हुई। वीनस जिसे रोमन गॉड ऑफ लव कहा जाता है वो उसकी तरह ड्रेस करके मार्क से मिलने चली गई। क्लियोपेट्रा को देख के मार्क अपना गुस्सा भूल गए एंड ही फेल फॉर द सेडक्शन। दोनों का यहाँ से अफेयर शुरू हुआ। कई साल तक दोनों साथ में थे एंड उसी दौरान क्योंकि आर्सिनो फिर से इजिप्ट वापस आना चाहती थी तो क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी की मदद से उसे भी मार डाला जो कि उसकी खुद की बहन थी। तो इस तरह क्लियोपेट्रा के सारे सिबलिंग्स मर गए। देन फिर आया साल 40 BC का एंड इस साल में मार्क एंटनी ने ऑक्टेवियन की बहन ऑक्टेविया के साथ शादी कर ली। उसने पॉलिटिकल रीजंस के चलते शादी की थी क्योंकि वो ऑक्टेवियन जो उस समय रूल कर रहा था रोम को उसके साथ अपने संबंध सुधारना चाहता था, पर सुधारने के चक्कर में उल्टा उनका रिश्ता बिगड़ गया। मार्क प्यार क्लियोपेट्रा से करता था पर शादी ऑक्टेविया से उसने कर ली जिस वजह से वो कभी अपनी शादी में खुश नहीं था। इस वजह से 37 BC में उसने अपनी वाइफ ऑक्टेविया को छोड़ दिया एंड वापस क्लियोपेट्रा के पास चला गया। क्लियोपेट्रा एंड मार्क ने बाद में जाके शादी कर ली एंड उनके 2 बच्चे भी हुए। ये सबसे ऑक्टेवियन काफी नाराज हुआ क्योंकि उसकी बहन को धोखा मिला था एंड ऊपर से रोमन एम्पायर का एक रूल था कि फॉरेनर्स के साथ रोमन्स शादी नहीं कर सकते, पर मार्क ने ये रूल तोड़ा था। मार्क एंड क्लियोपेट्रा की जो जोड़ी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। कई जंग उन्होंने साथ में जीते एंड अपना एम्पायर एक्सपांड किया, पर इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद ऑक्टेवियन की सेना से वो जीत नहीं पाई। ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा एंड मार्क पे इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उनके पीछे ही पड़ गया। क्लियोपेट्रा एंड मार्क ने खुद की जान बचाने की कोशिश की एंड दे रैन अवे टू अलेक्जेंड्रिया, बट ऑक्टेवियन एक एक बैटल जीत के अलेक्जेंड्रिया के लैंड तक पहुंच रहा था जहां मार्क एंड क्लियोपेट्रा थे। 30 BC के साल में इसी भागादौड़ी के बीच में क्लियोपेट्रा एंड मार्क एक दूसरे से दूर हो गए। वो एक दूसरे से अभी भी प्यार करते थे पर अफरा तफरी में वो लोग अलग अलग जगह छुप गए। क्लियोपेट्रा अपने मोजेलियम में छुपी हुई थी एंड दूसरी तरफ मार्क क्लियोपेट्रा को ढूंढ रहा था। उसे किसने तो इसी दौरान बता दिया कि उसकी क्वीन क्लियोपेट्रा को मार डाला गया है एंड वो अभी जिंदा नहीं है एंड इसी दुख में मार्क ने खुद का स्वॉर्ड लेके खुद की जान ले ली। मार्क एंटनी वो घाव से मरने ही वाला था बट उसके जस्ट पहले एक मैसेंजर आया एंड उसने मार्क को बताया कि क्लियोपेट्रा अभी भी जिंदा है, पर तब तक काफी देर हो गई थी। 53 इयर्स की एज में मार्क पास्ड अवे एंड मार्क की बॉडी फिर क्लियोपेट्रा के पास ले जाया गया। वो मार्क को देख के काफी रोई पर उसे अभी भी अपने बच्चों के लिए लड़ना था। जब उसकी मुलाकात ऑक्टेवियन से हुई तो उसने उसे भी सेड्यूस करने की कोशिश की, पर ऑक्टेवियन पे क्लियोपेट्रा का जादू नहीं चल पाया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन के सामने सरेंडर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को मारने का डिसीजन लिया। वो एक गॉडेस की तरह रेडी हुई एंड उसने एक इजिप्शियन पॉइजनस स्नेक की मदद से खुद की जान ले ली।
उसने अपनी पूरी जिंदगी रॉयल्टी में ही जीती एंड अंत में भी वो चाहती थी कि लोग उसे सिंबल ऑफ डिवाइन रॉयल्टी की तरह याद रखें। तो इस तरह 38 ईयर्स में उसने अपनी जान ले ली, जिसके बाद ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा का वेल्थ ले लिया, उसके बेटे सिजेरियन को मार डाला एंड इजिप्ट पे भी राज किया। बाद में जाके ऑक्टेवियन का नाम पड़ा अगस्टस एंड वो एक ग्रेट रोमन एम्परर के नाम से जाना गया। उसका रेन काफी लंबा था एंड वो 75 ईयर्स तक जिंदा रहा। तो ये थी कहानी क्लियोपेट्रा की। उसकी कहानी जानने के बाद आप में से कई लोगों को वो क्रूएल लग सकती है, पर क्लियोपेट्रा को हम एक क्रूएल क्वीन नहीं कह सकते, क्योंकि उसने जो भी किया उसके सर्वाइवल के लिए किया। उसने बचपन में ही ये देख लिया था कि अगर आप वीक हो जाओगे तो दूसरे आपको मार देंगे। वो अगर अपने सिबलिंग्स को नहीं मारती तो उसके सिबलिंग्स उसे मार देते। सो खुद के एंड अपने बच्चे के सर्वाइवल के लिए उसे जो जो करना पड़ा उसने सब किया एंड इसी वजह से कुछ इजिप्ट के लोग आज क्लियोपेट्रा को गॉडेस की तरह देखते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे काफी सालों तक रहे एंड सुंदरता के साथ साथ वो इतनी बुद्धिमान थी कि उसने इजिप्ट पे कई सालों तक राज किया एंड वो टॉलमिक किंगडम की लास्ट रूलर थी। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो आपको क्लियोपेट्रा की कहानी कैसी लगी एंड क्या आपको लगता है कि जो जो क्लियोपेट्रा ने किया अपने सर्वाइवल के लिए वो जस्टिफाइड था कि नहीं। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।